हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9 बायोलॉजी का पहला चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की कुछ नई टॉपिक्स। इसके पहले वाली क्लास में हमने साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus वगैरह वगैरह को डिस्कस किया था। और आज हम जितने भी बची हुई टॉपिक है इसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपकी लाइसोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, प्लास्टिड्स हो गए, वैक्यूल्स हो गए। तो ये जितने भी बची हुई टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे और ये जो लेक्चर वीडियो होगा आज की इस टॉपिक का ये आखिरी वीडियो होगा। तो बच्चों ध्यान से इसे सुनिए। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है दैट इज़ लाइसोसोम्स। तो ये लाइसोसोम्स होते क्या हैं ये देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें लाइसोसोम्स की, तो ये होते हैं हमारे एक मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इसकी चारों तरफ मेम्ब्रेन्स होती है। एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक की जैसा होती है। सैक मतलब एक कह लो बैग की जैसे होती है। और इसमें होती क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये चीज़ आगे काम आएगी, आपको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो लाइसोसोम्स जो होती है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है और उसमें मेम्ब्रेन बाउंड होती है और इसके अंदर होती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इस चीज़ को आप याद रखना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है इसके अंदर फील्ड होकर रहती है। सो दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो एंजाइम्स बनती है कहाँ से बनती है, किसके वजह से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की वजह से, ठीक है। लाइसोसोम्स आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। जिस तरह से हमारे बॉडी में जब कोई वेस्ट प्रोडक्ट होती है तो उसे बाहर निकालना जरूरी है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबकी वेस्ट को बाहर निकालना जरूरी है। तो लाइसोसोम्स एक ऐसा है जो कि वेस्ट डिस्पोजल जैसे काम करती है सेल के अंदर। सेल के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कराने का काम करती है लाइसोसोम्स। एक प्रकार से हम कह लें तो ये क्लीनिंग ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। These help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles। तो सेल के अंदर जो भी कोई सेल ऑर्गेनेल जो कि वेस्ट हो गए हैं, डाई हो गए हैं या कोई फॉरेन मटेरियल है, इसको ये क्या करती है, खुद डाइजेस्ट करके इसको क्लीन कर देती है, इसको वहीं ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो एक बार से और समझिए, ये जो लाइसोसोम्स है ये करती क्या है, इट हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन। सेल को क्लीन करने में हेल्प करती है, मदद करती है। कैसे, बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल। बाहर की कोई भी मटेरियल, उसको फॉरेन मटेरियल बोलते हैं, इसको डाइजेस्ट कर लेती है। या सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेल्स अगर गड़बड़ हो गए तो उसे वो डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देती है, ठीक है। फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेल्स एंड अप इन दिस लाइसोसोम्स। तो यहाँ पर कोई भी जो फॉरेन मटेरियल्स है जो कि सेल के अंदर जाती है, जैसे कि सच एज बैक्टीरिया और फूड, कोई बैक्टीरिया हो गया या फूड हो गया जो सेल के अंदर जाती है, एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेल्स, कोई पुराने ऑर्गेनेल्स है दैट एंड अप इन द लाइसोसोम। लाइसोसोम्स में ये ख़त्म हो जाते हैं। व्हिच ब्रेक कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये क्या करती है, जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होती है उसे सिंपलर सब्सटेंसेस में ट्रांसफ़र कर देती है। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अभी अभी मैंने बात किया था, आपको बताया था एंजाइम्स के बारे में, ठीक है। तो यही यहाँ पर बात किया गया है कि लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज, ये जो लाइसोसोम ऐसा कर पाती है, वेस्ट मटेरियल को ख़त्म कर पाती है, क्यों, बिकॉज दे कंटेन द पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है। इसकी बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होती है, एंजाइम्स ही तो होती है लाइसोसोम्स के अंदर। तो ये एंजाइम इतना पावरफुल होती है जिसकी वजह से ये इस तरह का कर पाती है। ये क्या करती है, कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। जितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक करके वो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स में ट्रांसफ़र कर पाती है लाइसोसोम्स, क्योंकि इसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंसेस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स, यहाँ पर देखते हैं, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, अगर कि कोई सेल मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में
ठीक है, अगर डैमेज हो जाती है लाइबोसोम में ब्रस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो ये जो अपने प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, अगर कोई सेल्स के अंदर कोई गड़बड़ी होती है तो लाइसोसोम अपने आप ब्रस्ट हो जाती है और उसकी जो खुद की एंजाइम होती है वो खुद एंजाइम ही सेल को डाइजेस्ट कर लेती है। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया देयरफॉर लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज द सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। अपने आप को ही खत्म कर लेती है लाइसोसोम्स। अगर इसके सेल के अंदर कोई गड़बड़ी होती है तो अपने आप ब्रस्ट करके ये क्या करती है, खुद की एंजाइम्स की मदद से खुद को डाइजेस्ट कर लेती है और अपने आप को वहाँ पर सुइसाइड कर लेती है। तो जिसके वजह से इसे कहा जाता है सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो ये क्या होता है, अल्टीमेटली अपने आप को तो ख़त्म कर लेता है लेकिन बाकी जो ऑर्गेनल्स है उसको ये हार्म नहीं पहुंचाता है। ठीक है, इसीलिए इसे बोला गया सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, विच इज़ नोन एज द सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। सो योर आंसर विल बी द लाइसोसोम्स आर कॉल्ड द सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये हो गया हमारी लाइसोसोम्स के बारे में। अब हम आगे देखते हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत इंपॉर्टेंट पहले ही लाइन में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। आपको अगर पूछा जाए विच इज नोन एज द सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल, तो दैट इज लाइसोसोम्स आर नोन एज द सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। अगर पूछा जाए विच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, सो इसके आंसर हो जाए माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये दो चीज़ शॉर्ट टाइप के लिए आप अच्छे से याद कर लेना। सो माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जैसे कि हमको पहले ही पता है कि टू मेम्ब्रेन होती है, दो कवर होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। तो इसकी जैसे मान लेते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसकी दो कवरिंग होती है। ठीक है, तो पहला कवरिंग जो होती है वो क्या होती है, आपकी पोरस होती है। पोरस मतलब चीज़ें अंदर बाहर हो सकती है। क्लियर? तो जो आउटर कवरिंग होती है, बाहर की कवरिंग होती है, वो पोरस होती है, वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। और इनर की मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डिंग होकर फोल्डेड, डीपली फोल्डेड होती है। इससे फ़ायदा क्या होता है, दीज फोल्ड्स इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी जनरेट होता है। ठीक है, सो दीज फोल्ड, जो फोल्ड होती है इनर मेम्ब्रेन जो होती है फोल्ड होती है, जिसके वजह से क्या होता है, दिस इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, it increases the surface area for the ATP generating chemical reactions। ATP generating chemical reactions के लिए फोल्ड जो होती है जिसकी वजह से एरिया बढ़ जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा ATP जनरेट हो पाती है, जो कि यह माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए बोला जाता है कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्योंकि एटीपी जनरेट करती है। और एटीपी किस काम के लिए यूज़ होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर द लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जितने भी एनर्जी रिक्वायर होती है सेल के अंदर, वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ के अंदर जितने भी एनर्जी ज़रूरत होती है, ये कहाँ से मिलती है, हाँ, दैट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से मिलती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से मिलती है। तो एक बार यहाँ पर और अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी। आपको पता है कि हमारे सेल के अंदर बहुत ही केमिकल एक्टिविटी होती है हमारे लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। तो ऑल द केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर द लाइफ, हमारे लाइफ के लिए जितने भी केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, दैट इज़ रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया से ही एनर्जी मिलती है, कौन सी फॉर्म में, एटीपी। और इसकी फुल, इसको अगर हम एनलार्ज करें, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे भी याद रखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, इट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो जितने भी सेल के अंदर एक्टिविटीज़ होने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, जो कि एटीपी फॉर्म में मिलती है। ठीक है, एटीपी इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारी एनर्जी सेल को माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसीलिए एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो यहाँ पर 3 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बन गए। व्हिच इज नोन एज द सुइसाइडल बैग ऑफ the cell, so lysosomes are known as the suicidal bag of cell, which is known as the powerhouse of the cell, mitochondria is known as the powerhouse of the cell। ठीक है, which is known as the ATP currency of the cell, which is known as the
एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, सो एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये 3 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इससे बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो द बॉडी यूज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग द न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर द मैकेनिकल वर्क। तो ये जो एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में, द बॉडी यूजेस दी स्टोर्ड एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स। तो एटीपी का यूज़ किस लिए होता है बॉडी में? न्यू केमिकल कंपाउंड्स बनने के लिए और जितने भी मैकेनिकल वर्क्स है डे टू डे एक्टिविटी के लिए, उसके लिए जो एनर्जी जरूरत होती है ये एटीपी जो होती है वहाँ से प्रोवाइड हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है एक बहुत ही स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स है। किस पर्पज से, किस नज़रिए से अगर देखें तो क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक स्ट्रेंज ऑर्गेनल से एक ठीक है, एक और आपकी सेल की एक स्ट्रेंज पार्ट है क्योंकि इसके पास खुद की डीएनए और खुद की राइबोसोम होती है, जिसके वजह से द माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। तो उसके पास खुद का माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्योंकि खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है तो यह कुछ मात्रा में खुद की प्रोटीन भी बनाने के लिए क्या एलिजिबल है, यहाँ पर खुद की कुछ प्रोटीन भी बनती है। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा निकल के आता है वो होता है प्लास्टिड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा आज की थर्ड टॉपिक प्लास्टिड। इसे देखते हैं। प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो ये जो प्लास्टिड, हम तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लाइफ तो प्लांट्स में भी होती है, तो हम प्लांट की सेल को भी डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। लेकिन जो प्लास्टिड है ये सिर्फ पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। ओके, दिस इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। लेकिन हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसे भी पढ़ना जरूरी है, ये भी एक ऑर्गेनल्स है। तो प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, दैट इज वन क्रोमोप्लास्ट एंड द ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड जो होती है एनिमल सेल में पाए जाते हैं और जनरली 2 टाइप के प्लास्टिड होते हैं, एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट और एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब कि कलर्ड प्लास्टिड्स, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट मतलब कि कलर्ड प्लास्टिक एंड ल्यूकोप्लास्ट मतलब कि वाइट और कलरलेस प्लास्टिक। तो यहाँ पर 2 प्रकार की प्लास्टिड हो जाते हैं, एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट और एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, क्रोमोप्लास्ट ये कलर्ड प्लास्टिक होते हैं, जबकि ल्यूकोप्लास्ट वाइट और कलरलेस होते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट के पास एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, दैट इज नोन एज द क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। और यही क्लोरोप्लास्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है, तो क्लोरोप्लास्ट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के क्या लिए। क्लोरोप्लास्ट also contain various येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट के पास में बहुत सारे जो आपकी जो येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होती हैं क्लोरोफिल के अलावा। ल्यूकोप्लास्ट आर द प्राइमरी ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल्स सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड। और वहीं अगर बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट जो होती है प्राइमरी एक ऑर्गेनल्स होती है जिसके अंदर क्या क्या मटेरियल होती है, जैसे कि स्टार्च हो गए, ऑयल हो गए, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स हो गए, ये सब स्टोर होके होते हैं ल्यूकोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट की क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स। के पास बहुत सारे मेम्ब्रेन लेयर्स होती है एम्बेडेड इन ए मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर होती है और ये इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारे लेयर्स होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में अगर देखें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जैसा कहीं ना कहीं होती है। एंड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो आउटर जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जस्ट माइटोकॉन्ड्रिया की जैसा ही प्लास्टिड का है। और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम्स होता है, तो आपकी प्लास्टिड के पास भी खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा। क्लियर है।
तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये होता है हमारा वैक्यूल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम देख लेते हैं। चलिए, तो वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर द सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। ठीक है, जो वैक्यूल्स होती है एक प्रकार की स्टोरेज सैक होती है, एक बैग लाइक बैग होती है स्टोरेज की। ठीक है, किस चीज़ की? सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स की, जितने भी सॉलिड और लिक्विड मटेरियल्स की। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल वाइल प्लांट सेल है वेरी लार्ज वैक्यूल। देखिए, वैक्यूल्स जो होती है वेरी स्मॉल साइज इन एनिमल सेल, एनिमल साइज में ये वैक्यूल बहुत छोटे होते हैं, जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल की साइज कहीं ना कहीं एनिमल सेल से बड़ी होती है, इट इज़ वेरी लार्ज। ठीक है, द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्लांट सेल की जो वैक्यूल होती है इतनी बड़ी होती है कि कहीं ऐसे अगर जो सेंट्रल वैक्यूल होते हैं प्लांट सेल के, ये 50 to 90% सेल की एरिया को कवर कर सकते हैं। इसकी सेल की जो स्पेस है 50 to 90% कवर कर सकते हैं सिर्फ वैक्यूल्स। मतलब कितना बड़ा पार्ट है प्लांट सेल का, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हो जाता है इसके बाद की जो टॉपिक है यहाँ पर, इसे हम लोग देख लेते हैं। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल शेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। अच्छा, अगर वही बात करें और उसकी आगे अगर प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल की जो वैक्यूल्स होती है दे आर फुल ऑफ सेल शेप्स, हाँ, एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो जो सेल के अंदर जो टर्जिडिटी या रिजिडिटी है, जो टाइटपन है, कहीं ना कहीं जैसे हम कड़ा चीज़ कह सकते हैं, जो प्लांट सेल में इतने क्या हार्ड लगती है, वो किसके वजह से होती है? ये वैक्यूल्स के वजह से होती है। वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल शेप एंड प्रोवाइड द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। मेनी सब्सटेंसेस of importance in the life of the plant cell are stored in the vacuoles। यहाँ पर अगर बात करें many substances of important in the life of the plant cell के लाइफ के लिए जितने भी substances ज़रूरत पड़ती है important चीज़, that all are stored in the vacuole। इतना बड़ा साइज वैक्यूल्स का होता है कि जितने भी सेल के अंदर उसकी प्लांट की लाइफ के लिए जितने भी मटेरियल ज़रूरत पड़ते हैं सब वैक्यूल के अंदर होते हैं। क्योंकि सेल का 90% तो वैक्यूल कवर कर लिया, तो जाहिर सी बात है जितने भी सब्सटेंसेस होंगे वैक्यूल के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो 10% है अदर ऑर्गेनेल्स वैक्यूल्स के बाहर होते हैं। सो दीज इंक्लूड द एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन। तो वैक्यूल क्योंकि इतना बड़ा है तो सेल के अंदर जितने भी चीज़ है मैक्सिमम चीज़ उसके अंदर आ जाते हैं। तो जैसे कि आपकी एमिनो एसिड हो गए, शुगर्स हो गए, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, ठीक है, प्रोटीन वगैरह हो गए, सारे वैक्यूल के अंदर होते हैं। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक एमोइबा, जैसे कि ये कोई सिंगल सेल की बात करें, जैसे कि हम एमोइबा को पहले ले लेते हैं। जब भी हम सिंगल सेल की बात करते हैं तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा एमीबा ही होता है। तो एमीबा में क्या होता है? द फूड वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम्स दैट द एमीबा हैज़ कंज्यूम्ड। तो ये जो वैक्यूल्स होती है, एमीबा कोई भी फूड कंज्यूम करती है तो वो भी उसके अंदर चला जाता है। फूड आइटम दैट एमीबा हैज़ कंज्यूम, तो ये जो फूड वैक्यूल्स होती है उसके अंदर फूड एमीबा जो फूड एनगल्फ करती है वो भी उसके अंदर ही होता है, स्टोर होके होता है। ठीक है, इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म specified vacuoles also play important role in expelling excess water and some waste from the cell। तो इन सम ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और भी बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें कि कुछ स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किस वजह से? दैट प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग द एक्सेस वाटर को रिलीज करने के लिए काम करता है। ठीक है, ये वैक्यूल एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल, और कुछ जो वेस्ट होती है सेल के अंदर उसे भी बाहर निकालने का काम ये वैक्यूल करता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर से देखिए ये, और उसकी थोड़ी पार्ट बची हुई है वैक्यूल की। तो ईच सेल दस एक्वायर इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स इन स्पेसिफिक वेज। तो यहाँ पर ईच सेल
जितने भी सेल्स हैं एक्वायर करते हैं, क्या एक्वायर करते हैं? स्ट्रक्चर, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, शेप होती है, एबिलिटी टू फंक्शंस, जो उसके काम करने की एबिलिटी होती है, ये सारे चीज़ हो पाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स इन क्या मेम्ब्रेन, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है मेम्ब्रेन के ऑर्गेनाइजेशंस के वजह से, एंड ऑर्गेनेल्स इन स्पेसिफिक वे, उसके जो जितने भी ऑर्गेनेल्स है सब ऑर्गेनाइज होके होते हैं, उनकी मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइज होती है सेल के अंदर, जिसके वजह से वो सारा काम कर पाता है। एंड द सेल दस हैज़ ए बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सेल खुद ही एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के, दिस हेल्प the cell to perform the functions like the respirations, obtaining the nutrition, cleaning the waste material और forming the new proteins। तो सारा काम जो जितने भी सेल्स होते हैं, दिस हेल्प द सेल टू परफॉर्म फंक्शंस। ठीक है, ये जो वैक्यूल्स है ये क्या हेल्प करती है? इट हेल्प द सेल, सेल को हेल्प करती है परफॉर्म करने के लिए। क्या परफॉर्म करने के लिए? उसकी जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे कि सेल के अंदर क्या फंक्शन होती है? रेस्पिरेशंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। रेस्पिरेशन होती है, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन हो जाने के बाद में न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करना एनर्जी के लिए, सारे फूड से न्यूट्रिशन को क्या ऑब्टेन करना, क्लीनिंग द वेस्ट मटेरियल, और जितने भी वेस्ट मटेरियल को क्लीन करना, उसके बाद फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स, प्रोटीन बनेगी तभी तो एनर्जी मिलेगी, तो जितने भी प्रोटीन्स बनने का काम, ये सभी के लिए सेल को हेल्प करती है हमारी वैक्यूल्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है ये वैक्यूल्स। ठीक है, आगे देखते हैं। द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी हमारा जो चैप्टर का जो नाम किस लिए ऐसा पता चला, क्योंकि तो सेल है दैट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, सबसे छोटी इकाई स्ट्रक्चर का ये होता है हमारा क्या? सेल। सो इट इज़ आल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, पूरा बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सेल से निकल के आ रहे हैं। तो यूँ कहें हम कि सेल बॉडी के जो स्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर रहा और फंक्शंस को भी कैरी कर रहा है, इसलिए सेल जो है सबसे फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट लाइफ की होती है। अच्छा, आखिरी टॉपिक यहाँ पर देखते हैं, सेल डिवीज़न के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन को देखते हैं। न्यू सेल्स आर फॉर्म इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो। नया सेल जो ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होती है, यूज कहीं ना कहीं मकसद क्या होता है? ग्रो के लिए या रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंज्योर्ड सेल। तो हमारे जो न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये क्यों न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं? या तो सेल फॉर्म होंगे तो बॉडी ग्रो करेगा, जितने ज़्यादा सेल होंगे तो बॉडी उतने ही साइज में ग्रो करेगा। तो सेल जो हमारे जो न्यू सेल फॉर्म हो रहे हैं उसका कहीं ना कहीं मकसद क्या है? बॉडी को ग्रो करना, ओल्ड सेल को रिप्लेस करना, डेड और इंज्योर्ड सेल को भी क्या रिप्लेस करने का काम करते हैं। एंड फॉर्म द गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, नया चीज़ आया। ठीक है, सेल जो होते हैं ये न्यू सेल्स जो फॉर्म हो रहे हैं उसका और एक मकसद है गैमेट को फॉर्म करना फॉर द रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट को फॉर्म करना, हमारे जो बॉडी का ग्रो करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, डेड एंड इंज्योर्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए, इसके अलावा गैमेट फॉर्म करना भी हमारा सेल जो डिवाइड हो रहे हैं न्यू सेल्स का फंक्शंस होता है, जो कि गैमेट फॉर्म करने से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, जो न्यू सेल क्यों फॉर्म हो रहे हैं। न्यू सेल फॉर्म हो रहे हैं हमारे ग्रो करने के लिए, ओल्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए, डेड इंज्योर्ड सेल्स को, और कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन कराने की वजह से भी सेल डिवीजन होता है। द प्रोसेस बाय व्हिच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड द सेल डिवीजन। और जो प्रोसेस जिससे कि नया सेल बन रहे हैं उसे हम सेल डिवीजन कहेंगे, प्लेन बात है। ठीक है, सेल डिवीजन जो हो रहे हैं ये हमारा बहुत सारे काम करवाते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से सेल डिवीजन। और तो जो प्रोसेस है जिससे नया सेल बन रहा है उसको हम सेल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि ऑल सेल डिराइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। नया सेल तो कहीं बाहर से नहीं आ रहा है ना, उसी सेल को डिवाइड किया जा रहा है, नया सेल बन रहे पुराने सेल से, तो ये हमारा सेल डिवीजन इसे कहते हैं। एंड देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मेयोसिस। तो दो प्रकार की सेल डिवीजन होती है, एक होती है माइटोसिस और एक होती है मेयोसिस। तो ये क्या होती है, थोड़ा डिटेल्स में से हम देख लेते हैं।
द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय व्हिच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर द ग्रोथ इज कॉल्ड द माइटोसिस। तो माइटोसिस जो होती है सेल डिवीजन, ये क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय व्हिच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर द ग्रोथ। तो जो सेल डिवाइड होती है ग्रोथ के पर्पस के लिए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइटोसिस। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने देखा स्टार्ट में कि सेल जो डिवाइड हो रही है दो पर्पस से, एक तो ग्रोथ के लिए, डैमेज सेल को रिपेयर करने के लिए, और दूसरा हमारा गैमेट फॉर्मेशन के लिए जो कि रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। तो पहला तरीका सेल डिवीजन का जो होता है वो होता है हमारा ग्रोथ के लिए, उसे हम कहते हैं माइटोसिस। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड द मदर सेल, यहाँ से आगे मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म द टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। तो यहाँ पर क्या होती है माइटोसिस में, ईच मदर सेल डिवाइड हो जाती है टू आइडेंटिकल सेल में, जैसे कि 5.7 में दिखाया गया, मैं बताऊंगा आपको। और द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द मदर सेल। क्लियर है? एंड इट हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू इन द ऑर्गेनिज्म। पहले ही बात बता दिया था कि माइटोसिस जो होता है ग्रोथ के लिए या रिपेयर पर्पज के लिए, टिश्यू को के लिए ये होता है। तो यहाँ पर क्या होती है, ईच मदर सेल जो होती है डिवाइड हो जाती है आइडेंटिकल डॉटर सेल में, जैसे मदर सेल वैसे ही डॉटर सेल बनती है। एंड डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द मदर सेल। मदर सेल के अंदर जितना क्रोमोसोम होते हैं उतने ही क्रोमोसोम आपकी डॉटर सेल में भी होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपकी 4 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर भी ये मदर सेल हो जाती है और ये आपकी डॉटर सेल हो गया। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड हो गया, देखिए 2 डॉटर सेल में, तो यहाँ पर जैसे क्रोमोसोम नंबर 4 थे तो यहाँ पर भी 4 क्रोमोसोम्स है, यहाँ पर भी 4 क्रोमोसोम्स है। तो ये होता है सिर्फ माइटोसिस में। और माइटोसिस क्या करता है, बॉडी का ग्रोथ कराने में या टिश्यू को फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो ये एक प्रकार की आपकी सेल डिवीजन हो गई। दूसरे प्रकार की जो होती है उसके बारे में पढ़ देते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाली पार्ट में, सो स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यू इन एनिमल एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म द गैमेट्स। सो स्पेसिफिक सेल्स हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव और ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमारे कुछ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में और टिश्यूज इन एनिमल्स, उसमें क्या होते हैं एंड द प्लांट डिवाइड टू फॉर्म द गैमेट। तो यहाँ पर पहले वाले जो माइटोसिस में क्या होते हैं ग्रोथ के लिए डिवाइड होते थे, और यहाँ पर क्या हो रहे हैं कुछ ऐसे भी दूसरे प्रकार की भी जो डिवीजन है सेल की, जैसे कि कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर स्पेसिफिक सेल है या प्लांट के अंदर, वो डिवाइड होते हैं गैमेट फॉर्म करने के पर्पज से। ठीक है, सो व्हिच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, और जिसका पर्पज़ होता है जब डिवाइड होने के बाद उनका मेन मकसद पर्पज़ क्या होता है कि वो ऑफस्प्रिंग को जब फर्टिलाइज हो जाते हैं गैमेट फॉर्म होने के बाद, तो वहाँ से ऑफस्प्रिंग या बेबी पैदा होते हैं। दे डिवाइड बाय ए डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड द मेयोसिस। यहाँ वो जो डिवाइड होते हैं गैमेट फॉर्म करके ऑफस्प्रिंग पैदा करने के पर्पज से, कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन कराने के वजह से लिए जो डिवाइड होते हैं, ये थोड़ा अलग होता है माइटोसिस के केस से। ठीक है, दे डिवाइड बाय ए डिफरेंट प्रोसेस दैट इज नोन एज द मेयोसिस व्हिच इन्वॉल्व 2 कंजिक्यूटिव डिवीजन। 2 बार डिवीजन यहाँ पर होता है कंजिक्यूटिव, पहले एक बार डिवीजन उसके बाद नेक्स्ट टाइम और एक भी डिवीजन, तो कंजिक्यूटिव लगातार 2 बार डिवाइड होते हैं। व्हेन सेल डिवाइड बाय मेयोसिस, जब मेयोसिस में सेल डिवाइड होता है, इट प्रोड्यूसेस द 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। तो जैसे माइटोसिस में होते थे कि मदर सेल जो होते हैं वो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते थे, और जैसे मदर सेल्स में जितने क्रोमोसोम्स होते थे डॉटर सेल में भी उतने ही होते थे। लेकिन यहाँ दूसरे केस हो जाते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए जो होते हैं मेयोसिस के केस में क्या होते हैं, व्हेन सेल डिवाइड बाय मेयोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल्स, 4 न्यू सेल्स बनाते हैं 2 के बजाय। ठीक है, द न्यू सेल्स ओनली हैव द हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट द मदर सेल्स। तो यहाँ पर जो नए सेल बन रहे हैं वो जस्ट मदर सेल से हाफ क्रोमोसोम होते हैं, जबकि माइटोसिस में जितनी मदर सेल में क्रोमोसोम होते थे उतने डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम होते थे। लेकिन यहाँ पर मेयोसिस में क्या होते हैं, मदर सेल की जितनी क्रोमोसोम है उसकी हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल में। ठीक है,
सो कैन यू थिंक एज टू वाई द क्रोमोसोम्स नंबर हैज़ रिड्यूस टू हाफ इट्स डॉटर सेल। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों ऐसे हो रहा, क्योंकि डबल डिवीज़न हो जा रहा, दो बार डिवीज़न हो जा रहा। तो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं हमारा जो डायग्राम है 5.8। ये देखिए पहले ये क्या हमारा मेयोसिस की केस है, ठीक है। माइटोसिस में क्या होती थी, वो मदर सेल डिवाइड हो जाती थी दो डॉटर सेल में और इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती थी डॉटर सेल में, मदर सेल में जितने होते थे उतने। यहाँ पर क्या होते हैं, जितने मदर सेल्स में क्रोमोसोम है उसकी हाफ हो जाती है डॉटर सेल में। तो यहाँ पर बात करें, देखिए जैसे यहाँ पर आपकी 4 हैं, ठीक है, 4 क्रोमोसोम से, तो यहाँ 2 डिवाइड हो गया, मतलब कि उसकी हाफ हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये अगेन आपकी यहाँ पर इस तरह के डिवाइड हो जाते हैं, तो इसके हम कहते हैं 2 कंसेक्यूटिव डिवीज़न, 2 कंसेक्यूटिव डिवीज़न। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्रोमोसोम है यहाँ और यहाँ डिवाइड हो गया, यहाँ से जो क्रोमोसोम हुए थे यहाँ और यहाँ डिवाइड हो गए। तो ये एक बार डिवाइड हुआ और ये दूसरी बार डिवाइड हुआ। तो यहाँ पर अगर कुल बात करें तो यहाँ पर देखिए आपकी 4 क्रोमोसोम थे, लेकिन यहाँ पर 2 क्रोमोसोम, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जो मदर सेल में जो 4 क्रोमोसोम थे यहाँ पर डॉटर सेल में 2 क्रोमोसोम आ गए, ठीक है, मतलब इसकी हाफ। और क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये डबल आपकी डिवीज़न हो रहे हैं, जिसकी वजह। और माइटोसिस में क्या होते थे, जस्ट आधे हो जाते थे और डबल जितने मदर सेल में थे उतने डॉटर सेल में थे। क्योंकि यहाँ पर 2 बार हो जा रहे हैं तो यहाँ पर जो 4 आपके क्रोमोसोम थे यहाँ पर 2 बट गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो आज का जो टॉपिक था सेल डिवीज़न, जो आखिरी टॉपिक था, ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो आज हम कुल मिला के आपकी जो 5 टॉपिक थी एक वीडियो में ही कवर कर लिया, ताकि आपको आगे से प्रॉब्लम ना हो, आपकी चैप्टर जल्दी खत्म हो जाए। आपकी लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स और कहीं ना कहीं सेल डिवीज़न, ये सब हम डिस्कस आज की वीडियो में कर लिए। टोटल हमने जितने भी टॉपिक थे कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको अब इस चैप्टर में अच्छे से सारा टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी कोई आपके डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका सवाल आप टाइप कीजिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो आज की टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होती है बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके जितने भी क्वेश्चन सारे इनसाइड क्वेश्चंस हो या एक्सरसाइज की क्वेश्चन हो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका आपको अगर अच्छा लग रहा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे।